Hello, my dear students. Welcome you back after such a long time. And as per how the situation demands, we have to meet through the video lectures right now. Okay, and this is officially going to be our first lecture of 11th Standard English Medium Science stream. Right, I'm hoping that you are all in good health, enjoying your precious time with your family, and hoping that you must be spending some time with your studies also. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी ओवरऑल अच्छे होंगे, आपका हेल्थ कंडीशन अच्छा होगा. ठीक है, ऑफिशियली ये 11th स्टैंडर्ड का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो आपका मैं स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर के जरिए. तो अब से रेगुलरली आपको हर रोज एक लेक्चर देखना होगा, जितना भी हमारा, क्योंकि सेकेंड टेस्ट जो अनाउंस हो गया उसका एक स्पेसिफिक सिलेबस दिया गया है. And I hope that you all have that syllabus handy with you. You should have the study material also along with you, including the textbooks, and in case if the reference books are there. In case of English subject, I would strongly recommend that you should have the CAMP publication book with you. And in case if you don't have the CAMP publication, then there are some other companion books also, whichever book, reference books that you find it helpful, you are free to use them. Okay, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम इमीडिएटली हमारा स्टडी की शुरुआत करते हैं. आपके टेक्स्ट बुक में से जो दो टेक्स्ट बुक में है, उसका जो पहला टेक्स्ट बुक है हॉर्नबिल, ठीक है, विच इज अ टेक्स्ट बुक, वन ऑफ द टेक्स्ट बुक जिसको हम कोर्स भी कह सकते हैं. उस बुक का नाम है हॉर्नबिल. उसका सबसे पहला चैप्टर है, ओके, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी विच हैज बीन रिटन बाय खुशवंत सिंह, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड. ठीक है, तो उस चैप्टर का डिस्कशन अभी हम फिलहाल करने जा रहे हैं. ठीक है, टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर है उसमें से ही डायरेक्टली मैं पढ़ूंगा, तो आपको हाथ में टेक्स्ट बुक रखना है, और जहां पे भी whenever you find it necessary you should make some underlinings, also highlighting भी करना है आपको, तो वो मैं आपको डेफिनेटली पॉइंट आउट करूंगा. हाथ में पेंसिल भी रखना है. ठीक है, before I start reading the chapter, I would like to give a little bit of introduction about the author खुशवंत सिंह. पंजाब से बिलोंग करते थे खुशवंत सिंह, और बहुत ही फेमस फिक्शन राइटर माने जाते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में. ठीक है, इंग्लिश में लिखते थे, उसके अलावा पंजाबी हिंदी में भी उन्होंने लिखे हैं. उनके कुछ बुक्स जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुए क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे. स्पेशली इन केस इफ आई टॉक अबाउट द फिक्शन दैट ही हैज रिटन, लाइक ट्रेन टू पाकिस्तान, ओके, जिसके ऊपर से गदर एक प्रेम कथा, एक मूवी भी हिंदी में बन चुका है. तो वो उन्होंने लिखा था सालों पहले, काफी साल पहले, राउंड अबाउट द टाइम व्हेन इंडिया एक्वायर्ड इंडिपेंडेंस. Okay, nearly about 70 years back, he wrote that book, and it was so immensely popular that it got translated into multiple languages. तो बहुत ही क्रांतिकारी टाइप के वो राइटर थे, और इसके अलावा उन्होंने काफी सारे शॉर्ट स्टोरीज, दूसरे भी नॉवेल्स वगैरह वो सब लिखे हैं. और इस चैप्टर का अगर बात किया जाए तो दिस इज द चैप्टर दैट ही हैज रिटन which is dedicated to his grandmother. उनकी जो दादी माँ थी, यानी कि एक रियलिस्टिक चैप्टर है ये एक्चुअली, कि उनके ऊपर उन्होंने एक छोटा सा बायोग्राफी लिखा है. ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का मतलब ये होता है कि द लेडी दैट ही इज टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन हिज ग्रैंडमदर ओनली, जिनके साथ उन्होंने बहुत अच्छा खासा यानी टाइम बिताया है, खास करके उनका बचपन का वक्त. ओके, टिल व्हेन ही टर्न्ड नियरली एन एडल्ट पर्सन, टिल व्हेन ही वाज अ काइंड ऑफ अ टीनेजर. ओके, तब तक का समय जो है उन्होंने ग्रैंडमदर के साथ बिताया है, यानी पेरेंट्स के साथ जो टाइम नहीं बिताया था वो टाइम उन्होंने ग्रैंडमदर के साथ. एंड देयरफॉर he had a kind of a good emotional attachment to her, and he was probably the one and only person, okay, in the family who had known grandmother more than anybody else. ठीक है, तो पूरे फैमिली में शायद ग्रैंडमदर को सबसे ज्यादा
वो जानते थे। और क्योंकि वो बाद में अपनी करियर में राइटर बने, इसलिए वर्ड्स के जरिए, यहाँ पे पोर्ट्रेट का मतलब ये नहीं है कि किसी पेंटर ने ग्रैंडमदर का पोर्ट्रेट ड्रॉ किया है। टेक्स्ट बुक में हमें ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है कि ग्रैंडमदर की पिक्चर कैसे, वो कैसे दिखते थे। बट थ्रू द वर्ड्स, खुशवंत सिंह का स्पेशलिटी ये है कि वर्ड्स के जरिए उन्होंने लिटरली एक पिक्चर बनाया है जो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ते पढ़ते हमारी नजर के सामने आ जाता है। That is the way he has described his grandmother overall in this chapter. ठीक है, तो ये राइटर का एक और छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने चैप्टर का भी दे दिया। तो आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा कि ये चैप्टर में बेसिकली क्या चीज है। तो कुछ बातें ऐसी है, ठीक है, इस चैप्टर में कि कहीं ना कहीं शायद हमारे जीवन में भी बन चुकी होंगी। आप लोग में, आप में से भी काफी लोग ऐसे होंगे जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अभी भी रह रहे हैं, या तो फिर काफी समय उन्होंने आपने भी बिताया होगा। तो some of the experiences that Khushwant Singh has described in this article, okay, you might have also faced the kind of similar experiences with your grandmother or maybe with your grandfather also. ठीक है, और कहीं ना कहीं इस चैप्टर में एक ऐसा मैसेज भी है कि जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन का सारा समय जो है वो हम सिमिलर एज ग्रुप के साथ बिताएं। कई बार ओल्ड एज पीपल के साथ भी हमें कुछ समय हमारा बिताना चाहिए, उससे काफी फायदे होते हैं। और एक एथिकल वे ऑफ लिविंग है ये कि जनरली पीपल डू नॉट प्रेफर टू स्पेंड टाइम विद द ओल्ड पीपल, ओके। Why? Because they find them kind of boring, उनकी बातें उनको बोरिंग लगती है, ठीक है। लेकिन ऐसा हमें कभी नहीं समझना चाहिए। अगर उनके साथ हम समय बिताते हैं तो उनको अच्छा लगता है, because otherwise there are not many people who prefer to spend time with them. तो एक एथिकल वे है कि उनको खुश रखने के लिए थोड़े बहुत मिनट अगर उनके साथ गुजार ले, दिन के थोड़े बहुत मिनट, ठीक है, तो उनको एक मेमोरेबल पूरे दिन का एक्सपीरियंस हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ओल्ड एज पीपल आर क्वाइट एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइव्स, तो उनके अनुभवों से भी हमें काफी कुछ सीखने को भी मिल सकता है जो हमारे फायदे के लिए बहुत जरूरी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट एज पर आवर एज वी माइट नॉट हैव फेस्ड इन आवर लाइफ, वी माइट नॉट हैव एक्सपीरियंस सच थिंग्स, तो वो बातें जो है वो सीखने की उनसे हमें मिल सकती है। तो ये ऐसा कुछ मैसेज भी इस लेसन के जरिए खुशवंत सिंह ने देने का कोशिश किया है, ठीक है। तो नाउ वी आर अबाउट टू रीड द लेसन। आपको टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना है, ठीक है, और हाथ में पेंसिल भी रखना है ताकि अंडरलाइन करने का अगर कोई नया वोकैबुलरी या ऐसा कुछ दिखेगा तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि अंडरलाइन करना है। सो फर्स्ट पैराग्राफ, my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. ये राइटर की लैंग्वेज का स्पेशलिटी है। राइटर यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं कि जब से मैं ग्रैंडमदर को जानता हूँ, जब से मैंने देखा है, और तब से लेके आज तक, यानी कि पिछले 20 साल तक ग्रैंडमदर ऐसी ही दिख रही है। उतने ही रिंकल्स उनके चेहरे पर हैं, उतनी ही झुर्रियां उनके चेहरे पर हैं जो जितनी पहले हुआ करती थी, 20 साल पहले हुआ करती थी। तो ये भी एक फीलिंग है जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होती है कि हमारे दादा और दादी खास करके एक ओल्ड एज के एक लेवल पर पहुंच जाने के बाद उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में ज्यादा फर्क नहीं आता है, ठीक है। आपको भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा ही लगा होगा कि 10-15 साल पहले मेरे दादाजी जो दिखते थे वैसे ही आज भी दिख रहे हैं, okay, so that's the kind of charm that they have. Despite living in an old age period, they still have maintained that charm, क्योंकि उसके बाद उनके शरीर में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता है। People say that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. ये ग्रैंडमदर का ऐसा पिक्चर राइटर के दिमाग में बन गया है कि जब कोई ऐसी बात करता है ग्रैंडमदर के बारे में कि ग्रैंडमदर तो अभी ग्रैंडमदर है, लेकिन कभी वो यंग भी हुआ करती थी और उनके कोई हस्बैंड भी हुआ करते थे जो कि राइटर के ग्रैंडफादर थे, ठीक है। मैंने ग्रैंडफादर को तो कभी खुशवंत सिंह ने देखा नहीं,
लेकिन ये बातें उनके विश्वास में नहीं आती है कि इट इज क्वाइट अनबिलीवेबल कि ग्रैंड मदर तो ग्रैंड मदर ही होती है, उनको तो एक छोटे बच्चे की तरह उनकी सोच है कि वो पहले से ही ग्रैंड मदर ही होती है। ओके, और उनका कोई हस्बैंड भी हो सकता है क्या ग्रैंड मदर, यानी शी इज अ काइंड ऑफ अ वेरी पायस लेडी। ठीक है, वो यंग ब्यूटीफुल हो और उसका हस्बैंड हो, ठीक है, वो मानने में नहीं आता है राइटर के। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का जो मैंटल पीस होता है जहां से फायर एस्केप यानी धुआं जो है अगर घर में जमा हो गया है तो वो वहां से निकलता है। ठीक है, तो फायर प्लेस के बराबर ऊपर की जो जगह होती है दैट इज नोन एज मैंटल पीस, एक वोकैबुलरी है आपके लिए। ठीक है, तो वहां पे उनका पोर्ट्रेट लगाया गया है। ऑब्वियसली इस चैप्टर में जो पोर्ट्रेट पेश किया गया वो तो वर्ड्स का है। ठीक है, हम वो पोर्ट्रेट की बात नहीं कर रहे हैं जो ड्राइंग रूम में लगाया गया, बट इट इज मियरली द काइंड ऑफ स्मॉल मेंशन फ्रॉम द राइटर कि उनका एक पोर्ट्रेट हमारे घर में है। शी वो ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट जो है वो मेंटल पीस पे लगाया गया। तो ऑब्वियसली ग्रैंडफादर को उन्होंने कभी नहीं देखा है। और ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट के अनुसार वो कैसे देखते थे, ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फीटिंग क्लोथ्स। राइटर जो है पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके दादाजी जो है वो भी वो लाइक पंजाबी लोग जिस तरह से टर्बन पहनते थे सर पे, ठीक है, वो पहने हुए हैं उस पोर्ट्रेट के मुताबिक। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट में ही बहुत ज्यादा बूढ़े दिखते हैं और उनकी दाढ़ी जो है उनके चेस्ट तक आती है, इतनी लंबी उनकी दाढ़ी, यानी कि साधु महात्मा सन्यासी जैसे दिखने वाले ये ग्रैंडफादर थे। ऑब्वियसली बहुत पुराने जमाने की ये तो बात है, तो शायद उस जमाने में लोग क्लीन शेव रखना नहीं, और वैसे भी पंजाबी जो सिख रिलीजन में है अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन पहले दाढ़ी रखते थे लोग, लंबी लंबी दाढ़ी रखते थे। तो ग्रैंडफादर का ऐसा लुक आउट है। ठीक है, he did not look sort of person who would have a wife or children. तो ये ग्रैंडफादर भी ऐसे ही दिखते थे। राइटर को ऐसा ही लगा कि पहले से ही ग्रैंडफादर ऐसे ही दिखते हैं और कोई ऐसे ग्रैंडफादर नहीं दिख रहे हैं कि उनकी कोई वाइफ हो या उनके छोटे कोई बच्चे भी हो सकते हैं। ग्रैंडफादर होता है, पहले से ही ग्रैंडफादर ही होता है, और वैसा ही वो कुछ ग्रैंडमदर के लिए मानते हैं कि पहले से ही ये ग्रैंडमदर जो है वो ग्रैंडमदर के रूप में ही पैदा हुई थी और पहले से ही ऐसी दिख रही है। ऐसा एक इमेज, छोटा बच्चा जिस तरह से सोचता है वैसा खुशवंत सिंह यहाँ पे सोच रहे हैं दोनों के बारे में, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों के बारे में। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren only. ये दादाजी जो है वो ऐसे दिखते हैं कि कोई यंग पर्सन जिसके छोटे बच्चे हो, ऐसा नहीं, उनके वो दादाजी ही है पहले से जिसके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन है, यानी उसके बेटे के भी बेटे जो है। ठीक है, वैसे दिख रहे थे फोटो में। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. ठीक है, ये एक ब्लॉक लेटर में लिखा गया है, ठीक है, कि एक फ्रेज है एक्चुअली, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसा विचार है जो मानने लायक नहीं, हम उससे मानने से ही मैं इनकार कर देता हूँ। ग्रैंड मदर कभी यंग हो सकती है क्या? क्योंकि मैंने तो पहले से जो देखा है वो तो बूढ़ी औरत है। ठीक है, तो वो यंग भी हो सकती है, ऐसा मानने में हम विश्वास नहीं करते। अगर हम हमारे बारे में भी अगर सोचते हैं, ओके, आप अपनी ग्रैंड मदर के बारे में भी सोचोगे तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि ग्रैंड मदर यंग एज में कैसी दिखती होगी, क्योंकि आपने पहले से उनको एज अ ग्रैंड मदर ही देखा है, पहले से उनको आपने एज एन ओल्ड पर्सन ही देखा है। सो दैट पर्टिकुलर थॉट इज क्वाइट रिवोल्टिंग दैट वंस अपॉन अ टाइम शी यूज्ड टू बी अ यंग लेडी। ऐसा हम कभी सोच नहीं सकते। तो हमारे सभी का फीलिंग का एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे खुशवंत सिंह ने डाला है। ओके, शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम दैट शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। ये ग्रैंडमदर खुद अपने बारे में बताती है कई बार कि वो भी कभी एक छोटी बच्ची हुआ करती थी बहुत सालों पहले, और कुछ उस जमाने में जो गेम्स खेला करती थी
उसके बारे में बता रही, तो राइटर को ये सारी बातों पे विश्वास ही नहीं होता कि तुम और छोटी बच्ची ऐसा कभी हो सकता है, क्योंकि मैंने तो एज अ लाइक स्मॉल चाइल्ड मैंने तुमको देखा ही नहीं है अभी तक. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. ऐसी बातों के ऊपर राइटर को विश्वास ही नहीं होता था. ये ऑब्वियसली उस वक्त की बात है जब राइटर छोटे थे, ठीक है, लेकिन ये कुछ ऐसी बात है जो एज फेबल्स लगती है हमको. फेबल का मतलब होता है अ काइंड ऑफ स्टोरी, इमेजिनेटिव स्टोरी जिसमें एनिमल्स होते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है, तो उनको भी ये बातें जो है वो फेबल की तरह लगती है, अनबिलीवेबल लगती है. She had always been short and fat and slightly bent. ये उनके फिजिकल स्ट्रक्चर की बात है. उनका हाइट छोटा था, ठीक है, कमर से थोड़ा सा झुकी हुई रहती थी वो, ठीक है, हाइट छोटी थी लेकिन बॉडी अच्छा खासा थोड़ा सा फैट था. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. ये लैंग्वेज का स्पेशलिटी है खुशवंत सिंह के, कि उनकी रिंकल्स ऐसी थी कि जो अनगिनत थी, इधर से उधर और कहां पता नहीं किधर, लेकिन हजारों टाइप के रिंकल्स, बहुत सारी चूड़ियां उनके चेहरे पर थी. ये बताने के लिए ऐसा लिखा है उन्होंने. No, we were certain she had always been as we had known her. ठीक है, तो वो जो पहले लिखा वो बातों पे राइटर को कोई विश्वास नहीं है. उनको तो यही है कि इतने सारे रिंकल्स जो पहले से मैं जब से जानता हूं तब से ग्रैंडमदर के चेहरे पर हैं और आज भी उतने ही है और हमेशा के लिए ऐसा ही रहने वाला है. That's how he believed. Old, so terribly old, that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. इतनी ओल्डर हो चुकी थी ग्रैंडमदर कि इससे ज्यादा ओल्ड अब नहीं हो सकती है. 20 साल से इतनी ही ओल्ड है. यूं समझो कि 20 साल से उतनी एज उनकी रुक गई है. और लिटरली जो कोई भी ओल्ड पर्सन, स्पेशली इन केस इफ आई टॉक अबाउट पर्सन हु हैव क्रॉस द एज बैरियर ऑफ 70 years और मोर देन दैट, मेरे हिसाब से 70 years को क्रॉस कर जाने के बाद इंसान में कोई ज्यादा बदलाव फिर नहीं आता है, वो वैसे का वैसे ही रहता है. ठीक है, तो अब उससे ज्यादा ओल्ड ग्रैंडमदर नहीं हो सकती है, इतनी ओल्ड हो चुकी थी. अब उनके कुछ ड्रेसिंग के बारे में बात करेंगे. She hobbled about house in the spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stool, and the other telling the beads of her rosary. Okay, ये चीज आपको याद रखनी है कि ग्रैंडमदर का जो लाइफस्टाइल था वो कैसा था, वो क्या पहनती थी. तो ऑब्वियसली स्पॉटलेस व्हाइट कलर की साड़ी पहनती थी. एक हाथ कमर पे रहता था उनका, क्योंकि वो थोड़ा बहुत झुकी रहती थी, तो थोड़ा बॉडी में बैलेंसिंग बनाए रखने के लिए एक हाथ में वो माला रखती थी. भगवान को याद करने के लिए जो माला फेरते हैं, ठीक है, तो ओल्ड एज पीपल जो माला रखते हैं हाथ में, वो रोजरी उनके हाथ में रहता था. Her silver locks were scattered untidily over her pale and puckered face. सिल्वर लॉक यानी कि लाइक व्हाइट हेयर जिसको कह सकते हैं, ठीक है, वो थोड़े बहुत उनके चेहरे पर आगे आते थे. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. एक बहुत ही पायस लेडी है कि उनके लिप्स पता नहीं वो क्या बोलती रहती थी, नहीं समझ में आता था, लेकिन वो एक इनऑडिबल टाइप की प्रेयर हमेशा उनके मुंह से निकलती रहती थी. यस, शी वॉज ब्यूटीफुल. That way she was beautiful. ऐसा नहीं कि देखने से ब्यूटीफुल, लेकिन बहुत पवित्रता का एक जो असर उनके लुकआउट में दिखता था, ठीक है, उस तरह से वो ब्यूटीफुल कहते हैं यहाँ पे राइटर अपनी ग्रैंडमदर को. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains. Mountains और खास करके ऐसे माउंटेन जैसे कि हिमालय माउंटेन्स होते हैं, वहां पे विंटर सीजन में बहुत सारा बर्फ जो है वो जम जाता है, और सुबह की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है तो जिस तरह की रौनक वहां पे दिखती है, उसके साथ राइटर अपनी ग्रैंडमदर का यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं. सो शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स,
एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। ठीक है, व्हाइट कलर का जैसे कि शांति, जिसमें पीस और कंटेंटमेंट, लाइफ का एक सेटिस्फैक्शन लेवल आ गया है, एक ऐसा लेवल आ गया है कि जैसे अब लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, बस शांति से जीना है, और अगर बाय चांस मौत भी आ जाती है तो कोई अफसोस नहीं है। ऐसे टाइप का पीस और सेरेनिटी वाला जो एक माहौल है उनके दिल में, और वही माहौल जो है उनकी आंखों में भी दिखाई देता है। ठीक है, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अपने बचपन की यहाँ पे राइटर बात करते हैं कि बचपन से उन्होंने ग्रैंड मदर को देखा है, और एक वो फ्रेंड्स की तरह वो रहते थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। पेरेंट्स खुशवंत सिंह के शहर में रहते थे, इसलिए राइटर जो है वो बचपन जो उन्होंने बिताया था वो ग्रैंड मदर के साथ ही बिताया था। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. ये राइटर गांव में रहते थे ग्रैंड मदर के साथ। हर रोज स्कूल जाने के लिए ग्रैंड मदर ही उनको उठाती थी, स्कूल जाने के लिए तैयार भी वही करती थी। She said her morning prayers in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. Okay? Monotonous manner में चुपचाप एक हर रोज का एक रूटीन रहता था कि प्रेयर गाते गाते उनको नहलाती थी, तैयार करती थी, नाश्ता उसके लिए तैयार करती थी। शायद उसके दिल में ऐसी एक्सपेक्टेशन हो कि मेरी प्रेयर ये बच्चा भी सुने, यानी कि राइटर, और उसको भी ये प्रेयर आए, और वो धार्मिक संस्कार जो है उसमें उसके दिमाग में पहले से इंस्टिल हो जाए। ऐसी हमेशा ग्रैंड पेरेंट्स इच्छा रखते हैं, हालांकि बोलते नहीं है वो, लेकिन उनका बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है, खास करके ऐसे प्रेयर्स के जरिए, ताकि हम सबको भी वो उनके थ्रू आ जाए, और लिटरली आ भी जाता है। काफी सारी चीजें हम उनसे ही सीखते हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं होता है। ओके, I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. राइटर ये सुनते जरूर थे, लेकिन उनको पता नहीं चलता था कि ये क्या है, क्या वर्ड्स हैं। ठीक है, हाँ, ग्रैंड मदर की वॉइस उनको बहुत पसंद आती थी, इसलिए सुनते थे। ठीक है, then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen. ये बहुत पुराने समय की बात है, ऐसे समय की बात है जहां बच्चे जो है वो स्कूल में स्लेट लेकर जाते थे, तो वो उसके बैग में रखा जाता था। ठीक है, येलो कलर का चौक स्लेट में लिखने के लिए यूज करते थे, वो भी बैग में रखा जाता था। ठीक है, एक अर्दन इंक पॉट भी रखा जाता था, पुराने स्टाइल में जो उस वक्त भी पेन यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम जैसे जेल इंक पेन या बॉल पेन जो है वो यूज नहीं करते थे उस वक्त, इंक पेन यूज किया जाता था उस वक्त, और वो इंक बार बार पेन का जो निब है वो उसमें इंक में डुबोया जाता था, और उस तरह से लिखते थे। तो वैसा इंक पेन और इंक पॉट के साथ उसको दिया जाता था। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइटर का ब्रेकफास्ट भी कैसा होता था, रात की बची हुई रोटी को गर्म करके। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थिक और स्टेल चपाटी। पंजाबी लोग जनरली मक्के की रोटी ज्यादा खाते हैं, तो वी कैन इमेजिन कि वही चपाटी की यहाँ पे बात हो रही है। उसको गर्म करके उसके ऊपर बटर और थोड़ा सा शुगर वगैरह डाल के उनको खिलाया जाता था, फिर स्कूल जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. रास्ते में जो गांव के जो कुत्ते होते हैं उनको खिलाने के लिए काफी उसके ऊपर भी बची हुई जो चपाटी थी वो ग्रैंड मदर अपने हाथ में लेकर जाती थी। तो ये सारा कुछ राइटर को यहाँ पे याद है। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. ग्रैंडमदर को स्कूल में छोड़ना राइटर को इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि स्कूल जो है वो एक टेम्पल से जुड़ा हुआ था। ओके, टेम्पल के बिल्डिंग का ही एक पार्ट था ये स्कूल।
तो उनको टेम्पल जाने का भी हो जाता था और राइटर को स्कूल पे भी छोड़ देते थे। द प्रेस टॉट अस द अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर। गांव की स्कूल में जनरली पहले ऐसा ही होता था, बार बार एक ही चीज सिखाया जाती थी। टेबल्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, फिर बेसिक रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल वो सब सिखाते थे। तो और एक ही टीचर रहते थे। तो जो स्कूल मास्टर थे वो मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे, अल्फाबेट सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in chorus, my grandmother sat inside, reading the scriptures. ठीक है, जिस वक्त राइटर स्कूल में बैठ के पढ़ते थे, उसी वक्त ये ग्रैंडमदर जो है वो भी मंदिर में बैठ के पुराने जो स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ पुराण वगैरह, वो पढ़ती थी। यानी यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि शी न्यू हाउ टू रीड। ठीक है, इतना पुराने समय से बिलोंग करते थे वो, लेकिन फिर भी उनको पढ़ाई बेसिक लेवल का था, एजुकेशन था उनका। When we had finished, we would walk back together. वापस यानी कि जब तक स्कूल चलता था तब तक ग्रैंडमदर वहीं रुकते थे और राइटर को साथ में लेकर ही वापस घर पे आते थे। This time, the village dogs would meet us at the temple door. Excuse me. विलेज डॉग, जो वही विलेज डॉग जो सुबह मिले थे, वो अब उनको टेम्पल के दरवाजे जो गेट है वहां पे मिलते थे, कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ कि कुछ वापस खाना मिलेगा। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. कुछ चपाटीज अभी तक ग्रैंडमदर जो है वो बचा के रखती थी दोपहर को देने के लिए। तो वो वापस पीछे पीछे चलते थे वो डॉग्स, और वही सुबह वाली चपाटी वापस उनको दी जाती थी और बार्किंग करते थे, लड़ाई झगड़ा वगैरह करते थे रास्ते में। उसका है When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. To send for ये एक फ्रेज है, ठीक है। send for यानी यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि किसी को भेजना, यहाँ पे बुलाने की बात है। जब send के साथ for लिखा जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है बुलाना, ठीक है। तो जब पेरेंट्स राइटर के सेटल हो गए सिटी में, तो उन्होंने वहां पे उनको बुला लिया, ग्रैंडमदर को और राइटर दोनों को। तो इनको सिटी में जाना पड़ा। सिटी में जाने के बाद उनकी लाइफ थोड़ी चेंज हो गई, और उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया और चेंज होती गई। सो दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। वही चीज उन्होंने लिखा है कि हमारी फ्रेंडशिप में अब शहर में आने के बाद बदलाव आया। ठीक है, समय बदल गया। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. अब शहर वाली स्कूल में ग्रैंडमदर उनको छोड़ने के लिए नहीं आते थे। वो गांव की स्कूल थी, जाना पहचाना एरिया था, नजदीक था, टेम्पल भी था, ठीक है, इसलिए ग्रैंडमदर जाते थे। शहर में वो बात नहीं थी, सब कुछ बदल गया, ठीक है। I used to go to an English school in a motor bus. राइटर अब स्कूल में बस के द्वारा जाते थे। There were no dogs in the street and she took to feeding to sparrows in the courtyard of our city house. ये घटनाएं हमें बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन काफी इमोशनल फीलिंग्स वाली जो है वो इंसिडेंट्स है कि अब कुत्तों को चपाटी खिलाना बंद हो गया, तो शायद वो डॉग्स भी अब इनको मिस करते होंगे, ठीक है, कि अब ग्रैंडमदर अचानक से कहां चली गई। बट नाउ उसकी जगह पे उन्होंने दूसरा ऑप्शन ढूंढ लिया कि शहर में उनका जो घर था उसका कोर्ट यार्ड यानी घर का आगे का हिस्सा, वहां पे उन्होंने ग्रैंडमदर ने बर्ड्स को, स्पैरोज को खिलाना शुरू कर दिया दाने डाल के। एज द इयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, हमारी मुलाकातें, हालांकि एक ही घर में रहते थे, लेकिन फिर भी बातचीत का दौर जो है वो कम होता गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। ओके, कुछ दिनों तक तो वो सुबह उठा देती थी उनको स्कूल में जाने के लिए, कुछ दिनों तक, लेकिन वो भी धीरे धीरे बंद हो गया। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. तो शुरुआत में ऐसी बातें होती थी, जब वापस आते थे तो पूछती थी ग्रैंडमदर राइटर कि आज क्या सिखाया तुम्हारे टीचर ने तुमको।
I would tell her English words and the little things of Western science and learning. The law of gravity, Archimedes' principle, the word behind the word being round. यानी साइंस और हाई लेवल के मैथमेटिक्स की राइटर यहाँ पे बात करते थे कि हमको ये सिखाया वो सिखाया. तो ऑब्वियसली ये सारी बातें ग्रैंडमदर से उनकी समझ से बाहर थी. प्लस ऐसे एजुकेशन का वो पसंद भी नहीं था उनको, उसका विरोध भी वो करती थी साइलेंटली. ओके, दिस मेड हर अनहैप्पी. यहाँ पे लिखा भी है कि उससे वो खुश नहीं थे ये टाइप का एजुकेशन से. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. वो नाराजगी का रीजन ये भी था कि अब वो घर पे ये राइटर को बिठा के पढ़ा नहीं सकती थी क्योंकि इनके लिए ये डिफिकल्ट था. She did not believe in the things they taught at the school, English school, and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. नाराजगी का दूसरा रीजन ये भी था कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो अपने इंडियन कल्चर के खिलाफ है और जो हमारे रिलीजन और हमारे गॉड्स के बारे में जो सिखाना चाहिए वो नहीं सिखाते थे. उसकी जगह पे वेस्टर्न कल्चर का एजुकेशन जो है वो सिखाया जाता था. तो ये भी एक रीजन था उनके नाराजगी का. One day I announced that we were being given music lessons. एक तीसरा रीजन आया कि जब घर में आके मैंने अनाउंस किया कि आज से हमको म्यूजिक भी सिखा रहे हैं स्कूल में, तो उनकी नाराजगी और बढ़ गई. हालांकि ये सारी चीजें उन्होंने कभी शब्दों से बयान नहीं किया था कि ऐसे स्कूल में नहीं जाना चाहिए, ऐसा कभी बोला नहीं उन्होंने. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. उनका बिहेवियर से पता चल जाता था कि ये उनको पसंद नहीं आ रहा है. To her, music had lewd association. ये बहुत पुराने जमाने की लेडी है, ठीक है, इसलिए उस वक्त के विचारधाराओं के मुताबिक ये ग्रैंडमदर ऐसा मानती थी कि म्यूजिक जो है वो कोई स्कूल में सिखाने लायक चीज नहीं होती है, उसको नहीं सीखना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है, वो हमारे लिए नहीं होता है, ऐसा वो मानते थे. It was the monopoly of harlots and the beggars and not meant for gentlefolk. Sophisticated society में रहने वाले जो लोग हैं वो म्यूजिक नहीं सीखते हैं. वैसा ये उस वक्त के काफी लोग ऐसा मानते हैं, ग्रैंडमदर भी उसमें मानती थी. She said nothing but her silence meant disapproval. जो मैंने आपको आगे बोला कि वो बोल के कुछ नहीं बताती थी, लेकिन उसके साइलेंस से पता चल जाता था कि उनको ये चीज पसंद नहीं आया. She rarely talked to me after that. जैसे ही राइटर ने अनाउंस किया कि म्यूजिक सिखाने वाले स्कूल में, तो राइटर के साथ पता नहीं क्यों लेकिन उन्होंने बात करना कम कर दिया. ऐसा नहीं कि बंद किया था, ठीक है, क्योंकि जो इमोशनल अटैचमेंट रहता है वो तो रहता ही है, लेकिन क्योंकि अब विचारों में अंतराल जो है वो आ गया है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करती थी. प्लस उनकी एज भी बढ़ रही है. When I went to the university, I was given a room of my own. अब उम्र बढ़ रही है, टाइम और आगे चला गया है, ठीक है. राइटर अब कॉलेज में आ गए, तो उनको घर में अलग रूम दिया गया राइटर को, ठीक है. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. पहले एक ही रूम शेयर करते रहे ग्रैंडमदर के साथ राइटर, ठीक है. तो वो जो एक लिंक बचा था, एक रूम तो कम से कम शेयर करते थे, भले बातचीत नहीं करते थे इतनी ज्यादा, लेकिन जो वो एक लिंक था वो भी अब टूट गया क्योंकि राइटर को दूसरा रूम, अपना खुद का रूम मिला है. द ग्रैंडमदर्स एक्सेप्टेड हर seclusion with resignation. seclusion का मतलब होता है अलोफनेस, अकेलापन, ठीक है. वो उन्होंने चुपचाप with resignation, चुपचाप मतलब होता है चुपचाप, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. So here we come to know that she used to spend a lot of time with spinning wheel also. Spinning wheel वो होता है इंस्ट्रूमेंट, एक टिपिकल ओल्ड फैशन इंस्ट्रूमेंट है, जिसको गांधी जी ने बहुत प्रमोट किया था. तो उससे कॉटन के धागे बनाए जाते हैं, वो है स्पिनिंग व्हील, ठीक है. तो उन्होंने ज्यादा टाइम उसके ऊपर स्पेंड करना अब शुरू किया क्योंकि अब बात करने के लिए कोई नहीं था घर में इतना ज्यादा. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. यही उसका मेन रूटीन हो गया, prayers करना, spinning wheel चलाना. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. सिर्फ दोपहर को थोड़ा बाहर निकल जाती थी स्पैरोस को दाने खिलाने के लिए.
While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round for creating a variable bedlam of her chirrupings. ये बहुत ही अच्छा यूज है वर्ड्स का, लैंग्वेज का यहाँ पे खुशवंत सिंह के द्वारा, कि एक ही सेंटेंस में उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है कि बर्ड्स जो है वो किस तरह का एक माहौल रहता था। बहुत भारी संख्या में वो आते थे बर्ड्स, शायद उनको भी पता चल गया था कि ग्रैंड मदर बाढ़ आएगी, यहाँ पे खाना मिलेगा, तो जो ग्रेन्स के दाने हैं, ब्रेड्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो सब वो डालती थी, बर्ड्स को खिलाती थी। काफी समय तक ये चलता रहता था। तो एक वेरिएबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग्स, एक ऐसा माहौल बन जाता, जो एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही चेंज हो जाता था उस वक्त। काफी बड़ी संख्या में बर्ड्स आके वहां पे चर्पिंग करते थे। ठीक है। Some came and perched on her legs. कुछ बर्ड्स तो यहाँ तक कि उसके पैरों के पास आकर बैठ जाते थे। Others on her shoulders, shoulders पे भी बैठते थे। Some even sat on her head. सर पे भी बैठ जाते थे, ऐसे भी शायद राइटर ने देखा होगा। She smiled but never shooed them away. ये उनके कैरेक्टर की एक स्पेशलिटी थी। हंसती थी वो बर्ड्स को देखकर, लेकिन कभी अपने शरीर से उनको दूर नहीं करती थी वो। ओके, एक तरह का उनके साथ भी उनको एक अटैचमेंट हो गया था। It used to be the happiest half hour of the day for her. शायद ये जो दिन का सबसे happiest time था उनके लिए। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. राइटर को पता था, क्योंकि इवन कॉलेज का भी पढ़ाई खत्म करके खुशवंत सिंह अब्रॉड गए थे हायर स्टडीज के लिए। ठीक है। उनको शुरुआत में नहीं बताया गया था एकदम से, क्योंकि उनको पता था कि ये सुन के तो ऑब्वियसली उनको नहीं पसंद आएगा बिल्कुल। वेस्टर्न कंट्री में जाके हमारा बच्चा पढ़ेगा, ये बात उनको नहीं पसंद आएगी। लेकिन ये आफ्टर ऑल पेरेंट्स का और इवन खुद राइटर का भी डिसीजन होता है, तो वो फैमिली में उनका ज्यादा नहीं चलता था, बहुत ओल्ड एज हो चुकी है इसलिए। ओके, आई वुड बी अवे फॉर 5 years, ऐसा फिक्स था कि 5 सालों के लिए तो जा ही रहे खुशवंत से। And at her age, one would never tell. उनकी एज के मुताबिक उनको तुरंत ये बात कहना ठीक नहीं है। जाने का समय आएगा तो कुछ दिन पहले उनको बताएंगे, ऐसा शायद उन्होंने सोचा था। But my grandmother could. She was not even sentimental. ठीक है, ये एक ऐसी लेडी है कि उनको अगर बताया भी जाए तो जो कुछ भी दुख होगा वो अपने मन में रखेगी, बाहर से कुछ नहीं बोल के नहीं बताएंगे किसी को। अपसेट बहुत होगी, लेकिन वर्ड्स से वो कभी अपने दर्द को बयान नहीं करेंगे। तो आखिरकार उनको बताया गया, तो ऐसे ही वो विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, शी सप्रेस्ड हर फीलिंग्स इनसाइड हर माइंड ओनली, इनसाइड हर हार्ट ओनली। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक टू शो एनी इमोशन। यहाँ पे रेलवे स्टेशन लिखा है, शायद आपको क्वेश्चन होता होगा कि राइटर अब्रॉड जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन, ऐसा क्यों? एयरपोर्ट की बात नहीं हो रही है। ऑब्वियसली ये बहुत पुराने जमाने की बात है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसलिए उस वक्त बहुत ही लिमिटेड संख्या में एयरपोर्ट्स थे। तो फैमिली वाले राइटर को छोड़ने के लिए शायद एक आध दो इंसान जो है वो उनके साथ गए होंगे ट्रेन से दिल्ली तक। ठीक है, उनके स्टेट में एयरपोर्ट नहीं था, यहाँ पे मेरा मतलब ये है। तो ट्रेन से पहले दिल्ली तक आना होता था और दिल्ली से फिर उनको अब्रॉड लेना। तो बहुत सारे लोग उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आए होंगे, जहां से उनको पहले दिल्ली जाना है। ठीक है, तो ग्रैंड मदर भी वहीं तक आए थे। ओके, एयरपोर्ट तक नहीं गए थे वो। सो एट दैट टाइम ऑल्सो शी वॉज लाइक हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, प्रेयर उनके मुंह से निकल रहे थे। ओके, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, हाथों में माला थी, तो वो भी उनका प्रेयर का जो है वो चालू था। साइलेंटली शी किस्ड माय फोरहेड, उसने राइटर को साइलेंटली विदा किया। ओके, हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना इमोशनल मोमेंट होगा। यहाँ पे कोई रो नहीं रहा है बाहर से, लेकिन अंदर से ग्रैंड मदर बहुत रो रही है। और इवन राइटर को भी यहाँ पता है कि 5 साल के बाद जब अगर वो आएंगे तो ग्रैंड मदर होगी भी कि नहीं जिंदा, ये भी उनके दिमाग में है। ठीक है, आजकल की दुनिया में फैसिलिटी बहुत बढ़ गया है,
तो इवन हम अब्रॉड जाते हैं तो भी 6-8 महीने या 12 महीने के बाद वापस तुरंत आ जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। बहुत सारी फ्लाइट्स हैं, फिर हमारे ही होम सिटी में नज़दीक में एयरपोर्ट होता है, तो आना जाना अब इतना मुश्किल नहीं रहा है, ईजी हो गया है। लेकिन यहाँ उस वक्त इतना ज़्यादा लोग आवागमन नहीं करते थे, ठीक है। एक कोई पर्पज के लिए अगर कोई बाहर गया तो वो काम पूरा करके ही वो वापस लौटते थे। तो यहाँ पे एक चीज तय था कि 5 साल के बाद ही आना है, ठीक है। इसलिए राइटर को ये डाउट था कि उसको वापस वो दोबारा देख पाएंगे कि नहीं, शायद ही आखिरी मुलाकात हो, बिकॉज ऑलरेडी ग्रैंडमदर वाज वेरी ओल्ड एट दैट टाइम। ओके, silently she kissed my forehead, and when I left, cherished the moist imprint, perhaps the last sign of physical contact between us. ये वर्ड से हमें पता चलता है कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, शायद हमारी मुलाकात की आखिरी निशानी हो, ऐसा उनको फोरहेड पे ऐसा फीलिंग हुआ। बट दैट वाज नॉट सो। खुशनसीब थे राइटर और इवन ग्रैंडमदर भी कि ऐसा नहीं हुआ। 5 साल के बाद जब वो वापिस आए तब भी ग्रैंडमदर जिंदा थे। ओके, तो एक ये इशारा भी हमें मिलता है यहाँ पे कि ग्रैंडमदर वाज वेरी वेरी हेल्दी आल्सो। ओके, आफ्टर 5 years I came back home and we met by her at the station. She did not look a day older. बिल्कुल वैसी ग्रैंडमदर दिख रही थी जो 5 साल पहले दिख रही थी। एक दिन की भी जैसे कि उनकी उम्र बढ़ी नहीं है ऐसा लग रहा है। She still had no time for words. ज्यादा बोलना जो है वो बहुत ही कम हो गया था, ऑलरेडी वो तो कम हो गया था। और सिंग सॉन्ग मैनर में चुपचाप वो अपनी प्रेयर्स जो है वो अंदर से गा रही है। एंड while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. ठीक है, जब राइटर को उन्होंने गले लगा तब भी जैसे यूं लग रहा था कि उनके मुंह से प्रेयर्स ही निकल रहे हैं। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with the sparrows, with whom she fed longer with the frivolous rebucks. Okay, उसका हैप्पीएस्ट टाइम अभी भी वही था। राइटर का 5 साल के बाद पहला दिन था घर में आने के बाद, तब भी उन्होंने रेगुलरली अपना शेड्यूल चालू रखा और ये देख के पता चला कि आज भी वही हैप्पीएस्ट मोमेंट था कि बर्ड्स को वो बुलाती थी, खाना खिलाती थी और हल्की सी डांट भी देती थी बर्ड्स को, ठीक है। हालांकि वो प्यार भरी डांट थी बर्ड्स के लिए, इसलिए इसको फ्रिवॉलस रिबक्स ऐसा नाम दिया गया है। रिबक करना यानी डांटना होता है, ठीक है, और फ्रिवॉलस रिबक यानी कि प्यार से। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर। हालांकि शाम के उसके शेड्यूल में, ग्रैंडमदर के शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव आया था। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रेयर नहीं करती थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। एक हैप्पी वाला एक बदलाव था कि आसपास की उनके जैसी बूढ़ी औरतों को घर में जमा करके एक ढोलक जैसा घर में रखा था, उसको बजाते हुए ये सारी औरतें जो है वो गाना गाती थी, भजन वगैरह गाती थी, भजन कीर्तन। For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum. ये ड्रम भी फटा पुराना अब हो गया था, काफी टाइम तक ये बजाते रहते थे, गाते रहते थे, ठीक है। ऐसा शेड्यूल में आ गया था इवनिंग में। एंड sang at the homecoming of warriors. गाने किस तरह से होते थे, कुछ भजन होते थे लेकिन कुछ वॉर सॉन्ग्स भी हुआ करते थे। जब कोई योद्धा बहुत बड़ी लड़ाई लड़के घर पे आया है तो उसका स्वागत के लिए जो गीत गाया जाता है वैसे वाले सॉन्ग्स थे। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. कई बार तो ये प्रोग्राम इतना लंबा हो जाता था कि शायद काश उनका गला फट जाएगा, ठीक है। ऐसा डरते हुए घर वाले उनको रोक भी देते थे कि बस करो, ठीक है। और ऑब्वियसली घर में डिस्टर्बेंस भी होता है तो शायद वो हिसाब से भी उनको रोका जाता था। That was the first time since I had known her that she did not pray. उस वक्त राइटर को पता चला कि अब ग्रैंडमदर ने प्रेयर करना बंद कर दिया है। The next morning she was taken ill. ठीक है, एक बार यानी कि ये प्रोग्राम बहुत लंबा चला गाने का बजाने का, और उसके दूसरे दिन अचानक उनको वो बहुत बीमार हो गई। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. बहुत ही मामूली एक सामान्य बुखार था,
जिसके बारे में डॉक्टर ने बताया कि वो मिट जाएगा, फिक्र मत करो। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, ग्रैंडमदर ने इस बात को अलग तरीके से लिया कि भले लोगों के लिए मामूली बुखार है, मेरे लिए एक फाइनल कॉलिंग है गॉड का, ऐसा उन्होंने समझा। एक्चुअली आगे इसकी बात आ रही है। शी टोल्ड अस दैट आवर एंड वाज नियर, सबको उन्होंने बता दिया कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं वो एक नेचुरल डेथ की बात है कि बहुत जो लोग बूढ़े रह चुके हैं, हो चुके हैं और हेल्दी वे में उन्होंने अपना जीवन बिताया है, उनको डेथ जो आती है वो भी बहुत क्वाइटली आती है, उनको उसमें कोई तकलीफ भी नहीं होती है और उसका अंदाजा उनको पहले से हो जाता है कि अब समय आ गया। तो वही बात ग्रैंडमदर ने फैमिली वालों को बता दिया कि अब मेरा समय आ चुका है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had committed to pray, she was not going to waste any more time talking to us. Okay? तो किसी से वो बात नहीं करना चाहती थी, प्रेयर भी वो नहीं करना चाहती थी, अगर जो कुछ भी है तो वो साइलेंटली अपना टाइम जो है वो बिताना चाहती थी, ऐसा उन्होंने बता दिया। We protested, but she ignored our protest. घर वालों ने विरोध किया कि नहीं ऐसा मत बोलो, आपको मामूली बुखार है, आपको दवाइयां वगैरह आपके लिए हम ले आते हैं, वो आपको खाना है, ठीक हो जाएगा सब। लेकिन किसी की एक बात उन्होंने नहीं सुनी। She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. उसने सिर्फ यही सूचना दी कि मुझे बस लेटे रहने दो अपने बेड पे, हाथ में माला रख के वो साइलेंटली जो प्रेयर करती थी वही करने दो, ऐसा उन्होंने बोला। ओके, even before we would suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. इतना ही बात चल रही थी, हाथों में माला है जो घूम रही है धीरे धीरे, ठीक है, वो धीरे धीरे करके घूमना बंद हो गई और उसके बाद वो रोजरी जो है वो नीचे भी गिर गई। तो उससे तुरंत पता चल गया कि अब हमारी ग्रैंडमदर जो है वो इस दुनिया में नहीं है। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. Okay? एक शांति एक छा गई उनके चेहरे पे और हमें पता चला कि अब दादी माँ जो है इस दुनिया में नहीं है। We lifted her off her bed as in customary. ये कोई बहुत भयानक दुख वाली तो बात नहीं थी। एक उम्र जब बहुत बढ़ जाती है तो इंसान को जाना ही होता है, लेकिन इस इंसिडेंट की स्पेशलिटी क्या है वो इस लास्ट पैराग्राफ में राइटर ने बहुत बखूबी डिस्क्राइब किया है। Laid her on the ground and covered her with a red shroud. श्राउड यानी ओढ़ाने के लिए जो कपड़ा डाला जाता है बॉडी के ऊपर, दैट इज नोन एज श्राउड। तो नीचे उनको सुलाया गया और जो कपड़ा जो है वो उड़ाया गया उनको। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। उनके बॉडी को ऐसे ही रख के थोड़े कुछ घंटों के बाद सभी रिश्तेदारों के आ जाने के बाद उन्होंने फ्यूनरल की तैयारी की। सारी चीजें इकट्ठा करने के लिए ये लोग इधर उधर हो गए वहां पे। शाम के वक्त उनको ये फ्यूनरल करना था। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to the crematorium. ठीक है, उनके रूम में स्ट्रेचर के ऊपर रख के बॉडी को ले जाने के लिए उनके रूम में गए। ठीक है, the sun was setting, सनसेट का टाइम हो रहा था and had lit her room and veranda was a blaze of golden light. बाहर का माहौल बहुत ही बढ़िया था, इवनिंग का माहौल है, सूर्य की रोशनी चमक रही है अभी तक और गोल्डन, जैसे कि गोल्डन कलर की रोशनी उनके रूम तक पहुंच रही है, जैसे कि सन भी जो है उनको आखिरी विदाई देने के लिए आया है और वो खुद भी जा रहा है आज के दिन के लिए। ठीक है, वी स्टॉप्ड हाफवे इन द कोर्टयार्ड में ही वो लोग सभी लोग रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. ये एक बहुत ही रिमार्केबल इंसिडेंट है कि उनको सब तैयार करके जब बाहर लाया गया, वरांडा में लाया गया, तो उन्होंने देखा कि हजारों स्पैरोस, हजारों तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत बड़ी संख्या में स्पैरोस जो है साइलेंटली वहां पर आके बैठ गई थी। तो यहाँ पे रियल इंसिडेंट है ये
कोई स्टोरी नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि इवन बर्ड्स और एनिमल्स के साथ भी अगर आपका अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है, तो वो उनको भी पता चल जाता है कि वो लोग जिससे उनका अटैचमेंट था अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसीलिए बिना जो हर रोज आवाज कर करके वो यहाँ पे जमा होते थे, वो आवाज उन्होंने आज नहीं की। और दूसरा हिंट ये भी है कि आज दोपहर को ग्रैंड मदर ने उनको खाना नहीं खिलाया था, ठीक है। आज यानी कि एक दिन भी वो इस अपने रूटीन से वो चुकी नहीं थी आज तक, ठीक है। लेकिन आज पहली दफा ऐसा हुआ कि ग्रैंड मदर जो है वो नहीं है दोपहर में, तो शायद ये बर्ड्स वहां पर आके वापस चले गए होंगे और अपनी साइलेंस वाली लैंग्वेज में सभी बर्ड्स को कन्वे कर दिया होगा कि अब ग्रैंड मदर नहीं है, अदरवाइज वो जरूर आते हैं। तो सारे बर्ड्स उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, यूं समझो कि उनको श्रद्धांजलि कन्वे करने के लिए वरांडा में इकट्ठा हो गए, वो भी एकदम साइलेंटली, जो कि बर्ड्स का नेचर नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे उनको पता चल गया था, तो बर्ड्स भी वहां पे आए हैं। ओके, so thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping, कोई आवाज नहीं हो रही थी। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. दुख हुआ सबको, फैमिली वालों को, बर्ड्स के लिए। मदर जो है या राइटर की मदर, वो उनके लिए ब्रेड्स के टुकड़े लेकर आई। She broke it into little crumbs the way my grandmother used to. छोटे छोटे टुकड़े जिस तरह से ग्रैंडमदर करती थी वैसे करके उनको खिलाने का कोशिश किया। The sparrows took no notice of the bread. स्पैरोस ने ब्रेड नहीं खाए उस वक्त, ठीक है, क्योंकि इस बार वो खाना खाने के लिए नहीं आए हैं, वो उनको पता है कि क्या हुआ है। और लाइक ह्यूमन नेचर जैसे बोलते हैं हम, वो दिखाने के लिए अपने चहीते ग्रैंडमदर को आखिरी विदाई देने के लिए वो आए हैं। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Corpse का मतलब होता है डेड बॉडी, क्योंकि स्मशान जाने की तैयारी तो ऑलरेडी उन्होंने सब पूरी कर दी थी। तो अब सनसेट का टाइम है तो उनको ले जाना है, तो जैसे ही उठा के उनको स्मशान की ओर चल पड़े सभी फैमिली वाले, वैसे ही साइलेंटली ये बर्ड्स वहां से उड़कर गायब हो गए, ठीक है, चले गए वहां से। Next morning, the sweepers rubbed the breadcrumbs into the dust. सुबह ये जो ब्रेड के जो टुकड़े जो मदर ने, राइटर की मदर ने जो वहां पे डाले थे, कुछ भी उन्होंने नहीं खाया। उनका एक रिस्पेक्ट रखने के लिए कि आज के दिन हम कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है, तो एक भी टुकड़ा किसी ने नहीं खाया। और स्वीपर ने वो सारे टुकड़े जो है वो कचरे में डालने के लिए वो स्वीप करके वो चला गया। तो इस तरह से बहुत बढ़िया चैप्टर, हमारी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ओके, एक्सरसाइज पार्ट, यू हैव टू राइट फ्रॉम वन ऑफ द रेफरेंस बुक्स दैट यू माइट हैव। कैंप पब्लिकेशन में स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, अदरवाइज कोई भी रेफरेंस बुक जो है वो चल सकती है इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। इसके ऊपर कोई डाउट रहता है तो यू कैन डेफिनेटली कन्वे it to me through the messages. Okay, thank you very much for your time and you have a fantastic day ahead with your family.